अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एहसन किसी काम से मुल्तान गया हुआ था। मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू करना एहसन का मुश्किल था। दिल पे एक जिंदा दिल इंसान था। उम्र लगभग कोई 26 साल, एक खूबरू जवान था। ख़ानदानी और नस्ली एतबार से उसके घर वाले ख़ुद को आला दर्जे का तस्वुर करते थे। ओहदे और मर्तबे का गरूर था। रंग व नस्ल, ज़ात पात, नामो नसब, रस्म रिवाज, ख़ानदानी स्टेटस, ये सारे हरूफ वो बचपन से किसी सबक की तरह सुनता आया था। एलिट क्लास में ज़्यादातर अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त ये सब कुछ किसी किताबचे या सबक की मानद अपने बच्चों को लाजमी निसाब के तौर पर पढ़ाया जाता है कि बच्चा या बच्ची कभी आम लोगों या उनके मुताबिक सड़क छाप लोगों से ज़्यादा ताल्लुकात इस्तवार ना करें और अपने मुस्तकबिल में अपने हमसफ़र का चुनाव करते वक्त वो इन सब बातों का ख्याल ज़रूर रखें। अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते वक्त एहसन की नज़र एक दोशीज़ा पर पड़ी। उम्र में एहसन से बड़ी थी मगर शादाब और खुला हुआ चेहरा था। वह हिजाब में नज़र झुकाकर रक्षा का इंतज़ार कर रही थी। एहसन उसके चेहरे की परेशानी को देख रहा था। कुछ लोग आते जाते उस पर फ़िक्रें कहते हुए गुजर रहे थे मगर वह किसी की बात पर कान नहीं धर रही थी। अपने पर्स से बार बार फ़ोन निकाल कर किसी से बात करती थी, फिर इधर उधर देखती थी। एहसन को तजस्सुस के साथ साथ ताज्जुब भी हो रहा था कि वो ये क्या कर रही है। बार बार फ़ोन पर बात और फिर उधर उधर देखना। एहसन को कुछ खदशात और शक व शुबहात के साथ साथ ये भी लग रहा था कि वो शायद किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला है। इतने में एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वह गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगी। एहसन जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और उस गाड़ी का पीछा करने लगा। गाड़ी कुछ दूर जाकर एक होटल के सामने रुकी। वो गाड़ी से उतरी और इर्द गिर्द देखते हुए परेशानी में जल्दी से उस गाड़ी से नीचे उतर गई। उस गाड़ी से उतरने के बाद वो उस गाड़ी वाले मर्द के साथ होटल के अंदर चली गई। बॉयफ्रेंड होगा शायद उसका, एहसन दिल ही दिल में सोच रहा था। वहाँ चौक पर तो इतनी मासूम बनकर ठहरी थी कि जैसे कोई ख़ानदानी और नहायत शरीफ लड़की हो, मगर काम देखो इसके। इतने में वो होटल से अकेली बाहर निकली, रक्षा करवाया और बैठकर चली गई। अजीब बॉयफ्रेंड है, बाहर तक तो साथ आ जाता, अगर घर तक नहीं छोड़ सकता था तो कमीना। लेकिन यहाँ एहसन की छठे हिस्स की घंटियाँ बजने लगीं। नहीं, मामला तो कुछ और लगता है। एहसन होटल के अंदर दाखिल हुआ। कमाल की आइटम थी यार। ये बात एहसन के कानों में पड़ी। बोलने वाला वही था जो गाड़ी में उस लड़की को होटल लेकर आया था। एक रात का कितना लेती है वो गाड़ी वाला होटल के मैनेजर से पूछ रहा था। अरे सर, कोई मसला नहीं है, आपका जब इरादा हो बात तय करवा दूंगा। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा लो, अपना इनाम तो ले लो। 500 रुपये का नोट होटल मैनेजर के हाथ में थमाकर वो शख्स बाहर चला गया। एहसन किसी सोच में गुम हो गया था। तवाइफ मतलब तवाइफ है तो ये फिर हिजाब तो ऐसे लिया हुआ था जैसे मदरसे जाती हो। काम देखो और अंदाज देखो। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? होटल मैनेजर ने एहसन से मुखातिब होते हुए कहा। वो दरअसल मैं ये पूछना चाहता था कि क्या एक कमरा मिल सकता है? जी सर, क्यों नहीं, सिर्फ कमरा लेंगे या कुछ और भी? मैं कुछ समझा नहीं, एहसन ने हिचकिचाते हुए पूछा। अरे सर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप जैसे जवान की दिलचस्पी को तस्वीर का एक एल्बम एहसन के सामने रखते हुए मैनेजर ने कहा। एहसन ने कहा कि अभी जो औरत गई है वो जी सर, वो भी ठीक है। उसके साथ मेरा आज रात का वक्त मुकर्रर कर दें। डन हो गया सर। एहसन एडवांस और मैनेजर का कमीशन देकर होटल से वापस चला गया। रात को 9 बजे मैनेजर ने कॉल की। आज रात की डील पक्की हो चुकी है, 11 बजे होटल पहुंच जाना। मेरी वालिदा शदीद बीमार है और इस वक्त एमरजेंसी में दाखिल है, मैं नहीं आ सकती हूँ। ज़्यादा नखरे मत करो और वक्त पर पहुंच जाना। मैं डील पक्की कर चुका हूँ। पार्टी बड़ी है, मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन मेरी वालिदा, मैं कुछ नहीं जानता। अगर डील कैंसिल हुई तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि दुनिया देखेगी और फिर कभी तुम्हें कोई कस्टमर भी नहीं दूंगा। मैनेजर ने यह कहकर गुस्से से कॉल काट दी। अगर ऐसा हुआ तो वालिदा के इलाज के लिए पैसे और बच्चों की ज़रूरियात कैसे पूरी करूँगी? ये सोचते सोचते वो जल्दी से घर पहुंची। तैयार होकर हिजाब पहना और रिक्शे में बैठ गई। एमरजेंसी में पड़ी बीमार वालिदा का चेहरा बार बार उसके सामने आता रहा। रोते रोते उसके चेहरे का मेकअप ख़राब हो चुका था। होटल पहुंचकर वो रिक्शे से उतरी और होटल में दाखिल हुई। अपना बूथा देखा है? ये उतरा हुआ चेहरा देखकर तुम्हारे पास किसने आना है? कमरे में जाकर अपना हाल ठीक करो, वो आने ही वाला होगा।
मैनेजर ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। वह कमरे में जाकर तैयार होकर बैठ गई। ठीक 11 बजे एहसन भी पहुंच गया। वो आप ही का इंतज़ार कर रही है सर, कमरा नंबर 16 में तशरीफ़ ले जाएं। एहसन कमरे में दाखिल हुआ। मेरा नाम एहसन है, मुझे तुम्हारे जिस्म से कोई मतलब नहीं कि मैं गलाज़त में मुंह नहीं मारता, मगर यह सब करने का मकसद तुम्हारा चेहरा है। निकाब करना था, शरीफ बनकर, हिजाब पहनकर। तुम जैसी औरतें चेहरे पर मासूमियत सजाए मुझ जैसे मर्दों को धोखा देती हो। वो सब कुछ खामोशी से सुन रही थी। बीमार वालिदा, मैनेजर का रवैया और अब एहसन के पास मगर मामूल था। सब नाम क्या है तुम्हारा? नरमीन में बहुत प्यारा है मगर काम तौबा। नाम बहुत प्यारा है मगर काम तौबा। खुदा माफ़ करे तवाइफ। हाँ तवाइफ है तुम्हारा नाम, एहसन ने मज़ा बनाते हुए कहा। जी दुरुस्त फरमाया आपने, तवाइफ मेरा नाम है। खैर तुम मुझे एहसन बुला सकती हो, तुम तवाइफ भी शौक़ से बनती हो और कोई वजह नहीं होती। नरमीन ने अब हौसला किया और जवाब देने का सोचा। हमारे अंदर की औरत जब अपनी मौत आप मर जाती है, जब हमारे ख्वाब हकीकत के कब्रिस्तान के किसी गहरी कब्र में दफन हो जाते हैं, जब हमारे जज्बात का कत्ल हो जाता है, जब हमारी ख्वाहिशात मजबूरियों के बोझ तले दब जाती हैं, जब हमारे रिश्तेदार कुर्बा ज़िद और अना की भेंट चढ़ जाते हैं, तो मुख्तसर ये जबकि औरत चलती फिरती जिंदा लाश बन जाती है, तो हमारे अंदर एक तवाइफ का जन्म होता है। नहीं नरमीन, मेरे ख्याल से तो तुम जैसी औरतों को फ़क़त मुख्तलिफ मर्दों का चस्का होता है। मर्दों का चस्का? नरमीन ने अफसरदगी से पूछा। हाँ मर्दों का चस्का। सुनो एहसन, शराब और चर्स पीकर आते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। वहशिया तवाइफ जिस्म फरोश और उससे भी गंदे गंदे अल्फाज से पुकारते हैं। अपने नाखूनों से सारी रात मेरा जिस्म किसी वहशी दरिंदों की तरह नोचते हैं। पान की पिचकारियाँ मारते हैं मेरे चेहरे पर और मेरे जिस्म पर थूकते हैं। बदबूदार जिस्म जिनके 10 कदम की दूरी पर ठहरने वाले भी कराहत और घिन महसूस करते हैं। ऐसे ऐसे मर्दों को भी मुस्कुराते हुए गले लगाना पड़ता है ताकि उनके जिस्म की प्यास और हवस बुझाकर मैं अपने भूखे बच्चों की भूख मिटा सकूं। ऐसे मर्दों का चस्का किसी जिंदा लाश को ही हो सकता है जो कि मैं उस वक्त बन चुकी हूँ, वगरना ऐसे मर्दों को तो कोई जंगली कुतिया भी मुँह ना लगाए। तुम लोगों की नज़र में तो फिर एक तवाइफ कुतिया से भी गिरी हुई होती है। तो नरमीन, तुम्हारे यहाँ तक आने या एक औरत के तवाइफ बनने की क्या वजूहात होती हैं? एहसन, कभी मेरा बाप मुझे 2 टकों के अवज़ फ़रोख्त कर देता है, कभी मेरा भाई अपनी अयाशियों की खातिर मुझे नीलाम कर देता है, कभी मेरी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ और रखवाला यानी शौहर मुझे जुए में हार जाता है, कभी मुझसे इज़हार मोहब्बत करने वाला मर्द शादी का ख्वाब दिखाकर मुझे जिस्म फरोशी के कोठे पर भेज देता है। लेकिन एहसन, मैं अपनी मजबूरियों की आड़ में, अपने बच्चों की भूख की खातिर, अपनी अम्मा के इलाज की खातिर, अपने मियाँ के कर्ज की खातिर दर दर की ठोकरें खाने, धुतकारे जाने के बाद मजबूर होकर अपना जिस्म फ़रोख्त करती हूँ तो मैं तवाइफ बन जाती हूँ। लेकिन मुआशरे की वह ख़वातीन जो अपनी मर्ज़ी से बिना किसी मजबूरी के अपने पसंदीदा मर्द को अपनी ही रजामंदी के साथ और ख़ुशी से अपना जिस्म होटल के कमरों और जूस कॉर्नर में दे देती हैं, क्या वो तवाइफ से बड़ी तवाइफ नहीं है? एहसन, लेकिन नरमीन, इस काम से हासिल होने वाली रकम भी हराम है और ये काम भी। एहसन, उस थानेदार के बारे में क्या ख्याल है जो मीडिया के दबाव में आकर कोठे पर छापा मारता है तो गिरफ्तार होने वाले मर्दों को सियासी सिफारिश या रिश्वत लेने के बाद बाइज़्ज़त बरी कर देता है, मगर गिरफ्तार होने वाली तवाइफ से रहाई के बदले जिस्म की प्यास बुझाने की शर्त रखता है? या फिर एक तवाइफ से जिस्म बेचकर हासिल होने वाली रकम से अपना हिस्सा लेकर अपने बच्चों के लिए कुतब ले जाता है, फल फ्रूट ले जाता है, सब्जियां ले जाता है? मैं जिस्म बेचकर बच्चे पाल रही हूँ तो वहशियाँ हूँ, और जो मेरे जिस्म की कमाई और धंधे से हासिल होने वाली रकम से लाखों मालिक मकान, होटल मालिकान, सियासतदान और थानेदार अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं, वो कौन है फिर? एहसन, मतलब तुम्हारी नज़र में मीडिया अपना सही किरदार अदा कर रहा है? नरमीन, कौन सा किरदार एहसन? जब अपने हिस्से की रकम या भत्ता नहीं मिलता तो मीडिया अपना भरपूर किरदार अदा करता है। पुलिस के साथ छापा मारते हैं और बरहना हालत में हमारी तस्वीर और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। एहसन, तुम जानते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो उस औरत पर गुजरने वाली कैफियत और दर्द का जो बेवा हो और 4 बच्चों की कफालत का बोझ, और बूढ़ी लाचार अम्मा जो बिस्तर पर ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही हों। घर का किराया, बिजली और गैस के बिल, बच्चों के तालीमी अखराजात, अम्मा की दवा और इलाज पर लगने वाली भारी रकम, और वो औरत अपनी बूढ़ी अम्मा और बच्चों से झूठ बोल कर जाती हो कि वो किसी इदारे में जॉब करती है और इस औरत की बरहना तस्वीर और वीडियोस वायरल हो जाएं। नहीं नहीं एहसन, तुम 1000 कोशिश के बाद भी इस औरत का दर्द महसूस नहीं कर सकते।
बूढ़ी अम्मा और बच्चों के सामने रुस्वा होने का डर, रिश्तेदारों का मुझे खौफ नहीं, एहसन खौफ इस बात का है कि मेरे बच्चों की तवाइफ की नाजायज़ औलाद होने का ताना दिया जाएगा। और तुम जानते हो एहसन, मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे बच्चे जब जवान होंगे तो मुझ पर धंधा करने का धब्बा लगाकर मुझे धक्के देकर निकाल देंगे। तब तक मेरा हुस्न और जवानी भी ढल चुके होंगे, मगर मैं परवाह नहीं करती एहसन। मैं भीख मांग लूँगी, सूखी रोटी और खुश्क झाड़ियाँ खा लूँगी, कचरे में पड़ी रोटी खा लूँगी, मगर उस वक्त सवाल मेरा नहीं, सवाल मेरे बच्चों और बूढ़ी माँ का है। तुम ये सब छोड़कर किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? नरमीन: शादी? अच्छा मजाक है एहसन, भला तवाइफ से शादी कौन करता है? ऐसी बात नहीं है नरमीन, अच्छे मर्द आज भी माशरे में मौजूद है। अच्छे मर्द, तुम कर सकते हो मुझसे शादी? एहसन: मैं एहसन की आवाज़ के साथ साथ पूरा जिस्म काँप रहा था। इस सवाल पर एहसन अपने हवास खो बैठा था। उसके चेहरे पर पसीना था, जबकि कमरे में एसी का दर्जा हरारत 16 पर था। एक लम्हे की खामोशी थी, मगर इस खामोशी में नरमीन के दर्द की चीखें शोर मचा रही थीं, जिसे फ़कत वो खुद ही सुन सकती थी, क्योंकि आह की चीख सुनने के लिए एहसास के कान दरकार होते हैं, जो सिर्फ एक तवाइफ के पास थे। कमरे की दीवारें ये चीख सुनकर खून के आंसू ज़ारों कतार रो रही थीं। एहसन दिल ही दिल में कुछ बड़बड़ा रहा था। शादी तवाइफ, मैं तवाइफ, नामो नसब तवाइफ, रस्म रवाज तवाइफ, मुआशरा तवाइफ, ख़ानदानी सकाफ़त तवाइफ, फैमिली स्टेटस तवाइफ, लोग तवाइफ, रंगो नस्ल तवाइफ, ज़ात पात तवाइफ। एहसन ये सब कुछ बड़बड़ा रहा था। तवाइफ एहसन बड़बड़ा रहा था और कमरे की दीवारें ये सब कुछ सुन रही थी। नरमीन ने अपने आंसू पोंछते हुए एक शादाबी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बड़े प्यार से एहसन से मुखातिब होकर कहा, एहसन, अगर इस नामो नसब, रंगो नस्ल, ज़ात पात, ओहदा मर्तबा, रस्म रिवाज, ख़ानदानी सकाफ़त, फैमिली स्टेटस का ख्याल तुम लोगों को कोठों पर जाने से पहले और तवाइफ के साथ रात गुजारने से पहले होता, तो आज जिस्म फरोशी के ये कोठे वीरान पड़े होते। यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा ना होता और तवाइफ को किसी के साथ मुकाला ना करना पड़ता। मगर अफसोस कि तुम लोग उस सब की परवाह फ़कत हलाल रास्ते और शरई तरीक़ों पर करते हो। हराम, नाजायज़ और गैर शरई काम करते वक्त, कोठों पर जाते वक्त, वैश्या के साथ रात गुजारते वक्त तुम इस सब की परवाह नहीं करते नरमीन, मगर तुम जिस रात पर हो उसकी मंजिल जहन्नुम है। एहसन, जिस माँ के जिगर के गोशे भूख के मारे तड़प रहे हो, जिसका बच्चा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हो, मगर डॉक्टर मसीहा हजार मिन्नत समाजत के बावजूद, खुदा और रसूल के वास्ते देने के बाद भी इलाज करने पर आमादा ना हो, जिसकी बूढ़ी बुजुर्ग को लाचार माँ दवा और इलाज के गर्ज से अपनी बेटी की जाने पर अफसुर्दगी की निगाह से देखती हो, वो गुनाह या सवाब नहीं देखती एहसन, वो अपने बच्चों के फाके और बूढ़ी माँ की बीमारी को देखती है। लेकिन नरमीन देखो एहसन, मुआशरे में दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम ही एक औरत को तवाइफ और वैश्या बनाती है और एक पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान को हथियार उठाने और दहशतगर्द बनने पर मजबूर करती है। जब जिस्म पर चादर डालने के बजाय जिस्म से लिबास उतारने पर दौलत खर्च की जाती हो, जब मुजरे की महफिलों पर डॉलर्स निछावर किए जाते हों, तो मुझ जैसी औरत को तवाइफ बनना ही पड़ता है। और रही बात मेरी जहन्नुम की, तो मेरे पास आने वालों, मुझसे धंधा करवाने वालों और मेरा जिस्म खरीदने वालों के बारे में क्या ख्याल है? एहसन, क्या खुदा तवाइफों का नहीं होता? एहसन, तुमने वो वाक़या तो किसी किताब में पढ़ा होगा। वाक़या? कौन सा वाक़या नरमीन? मुझ जैसी ही एक तवाइफ ने जब अपने जूते में पानी भर कर एक प्यासे कुत्ते को पिलाया था, तो मेरे गफूरुर रहीम खुदा ने उसे बख्श कर जन्नत अता कर दी थी। तो मेरा खुदा भी तो वही खुदा है ना एहसन? मुझे खुद से ज़्यादा फ़िक्र उन लोगों की है एहसन, जिनकी नाइंसाफ़ियों की बदौलत मैं जिस्म फरोश की बाज़ार तक पहुँची हूँ। बाकी मेरी जन्नत या जहन्नुम का फ़ैसला करने वाले इंसान कौन होता है? ये सब बातें सुनकर एहसन के मुंह पर किसी ज़ोरदार तमाचे की मानंद लगी थी। नरमीन, क्या तुम्हें आज तक कोई अच्छा मर्द नहीं मिला? मैं अच्छे मर्दों के पैर धोकर भी पीने के लिए तैयार हूँ। एहसन, तुम्हें एक दिन का वाक़या सुनाती हूँ। एक दिन 6 लड़के रात के लिए मेरा जिस्म खरीद कर मुझे अपने साथ ले गए। इन लड़कों ने शराब पी और मुझे अपने दरमियान में बिठा लिया और मुझसे भी शराब पीने का कहने लगे। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर शराब नहीं पीती। मेरे इनकार करने पर नशे में धुत लड़कों ने मुझ पर बहुत तशद्दुद किया और फिर बारी बारी ज़ख्मी हालत में भी सारी रात मेरा जिस्म नोचते रहे। मेरी चूड़ियाँ तोड़ी और मेरी कलाइयों से खून बहता रहा और गिलास का कांच माथे पर लगने से मेरा माथा भी शदीद ज़ख्मी था। मैं खाली पेट थी, मगर वो भी फिर भी सारी रात मेरा जिस्म नोचते रहे
उसी दौरान उन सब ने अपने एक दोस्त को भी फ़ोन कर पर आने की दावत दी। एक लड़का मुझ पर अपनी हवस बुझा रहा था कि फजर की अजान शुरू हो गई। मैंने एकदम से सीधे होकर अपने जिस्म पर चादर लेने और सर पर दुपट्टा लेने की कोशिश की। ऐसा करने पर एक लड़के ने शराब की बोतल मेरे सर पर दे मारी। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर अजान का एहतराम करती हूँ। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर कमरे में कुरान मजीद को अलमारी में रख कर जिस्म फरोशी का धंधा करके बेहुरमती नहीं करती। जब वो लड़का जिसे उन्होंने फ़ोन पर दावत देकर बुलाया था कमरे में दाखिल हुआ, मैं नंगे बदन बैठी रो रही थी। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। उस लड़के को देखकर मैं सीधी हो गई। मेरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखकर वो लड़का सख्ते की हालत में था। सारा मामला शायद उसकी समझ में आ चुका था। आप अपने कपड़े पहनकर अपना सामान बांध लिया। आप ये इज़्ज़त वाला लफ्ज़ मेरे कान में पड़ा तो रूह को कुछ सुकून सा मिला। मैंने अपना सामान बांधते हुए कमरे के बाहर से आने वाली आवाज़ें सुनी। ये लड़का अपने बाकी दोस्तों से झगड़ रहा था। कुछ देर बाद वो कमरे में आया और मुझसे चलने का कहा। मेरा हाथ पकड़कर अपने दोस्तों से झगड़ता हुआ मुझे लेकर बाहर की तरफ चला गया। मोटरसाइकिल पर अपने साथ मुझे अस्पताल ले गया। मेरे ज़ख्मों पर मरहम पट्टी करवाने के बाद मुझे मेरे घर से कुछ फासले पर कहते हुए चला गया। उसके इस अंदाज़ और लहजे से मेरे सारे ज़ख्म भर चुके थे। एहसन वो ज़रूर किसी आला तरबियत याफ्ता वालिदैन की औलाद था। आला दर्जे के नामो नसब वाला। उस लड़के का नाम क्या था? नरमीन। नाम फ़रिश्ता था, शायद फ़रिश्ता। हाँ, फ़रिश्ता यही नाम था उसका, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसे मर्द फ़रिश्ता ही होते हैं। एहसन, मैं तवाइफ ज़रूर हूँ मगर शराब नहीं पीती। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर कमरे की अलमारी में कुरान पाक रखकर जिस्म फरोशी का धंधा करके उसकी बेहुरमती नहीं करती। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर अजान का एहतराम ज़रूर करती हूँ। मैं तवाइफ ज़रूर एहसन, मगर सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त का सौदा करती हूँ। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर सूद का कारोबार नहीं करती। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर नाप तोल में कमी और मिलावट नहीं करती। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर यतीम और मस्कीन के हक़ नहीं खाती। एक बार फिर नरमीन के अल्फाज एहसन के दिलो दिमाग को ज़ख्मी कर गए थे। कमरे में एक तवील और गहरी खामोशी थी। नरमीन, तुम इस मुआशरे को कोई पैगाम देना चाहोगी? मेरी ऐसे मर्दों से हाथ जोड़कर पाँव पकड़कर गुजारिश है जो छोटी छोटी नन्ही कलियों को खिलने से पहले अपनी हवस में दबोच कर मुरझा देते हैं, जो फूल से बच्चों से ज़्यादती करने के बाद उनका गला दबाकर गला काट कर कचरे के ढेर में भूखे कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। कभी पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं, कभी अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर गंदे नाले में फेंक जाते हैं। मेरा बिस्तर और मेरा जिस्म ऐसे मर्दों के लिए हम वक्त हर तरीके से हाजिर है, मगर खुदारा ये जुल्म सितम छोड़ो। जानते हो एहसन, जब कभी मैं कोई ऐसा वाक़या सुनती हूँ तो मेरे कानों में उन फूल से भी नाजुक बच्चों की चीखें गूंजती रहती हैं। इतनी ज़्यादा नाजुक चीखें गूंजती है कि मेरे दिल में छेद हो जाते हैं। मेरा रोंग ज़रा ज़ख्मी और लहू लहान होने लगता है। जो उम्र खिलौनों से खेलने की होती है, जिस उम्र में अपना दुपट्टा भी नहीं संभाला जाता, जज्बात और एहसासात की खबर तक नहीं होती, उस उम्र में दरिंदों की तरह नोच खाते हैं। दर्द के मारे चिल्लाते हुए, माँ माँ पुकारते हुए वो दर्दनाक आखिरी सांसें लेती होंगी। और ये सब बोलने के बाद नरमीन की आंखों से आंसू की जगह खून और इंसानियत का दर्द बह रहा था। वो रोए जा रही थी। इतने में बिजली के चमकने और बादल के गरजने की खौफनाक आवाज़ें कमरे के अंदर तक गूंजने लगीं। नरमीन के साथ साथ जैसे सारा आसमान और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा रो रहा था। ऐसे ने नरमीन को तसल्ली और दिलासा देते हुए खामोश करवाने की कोशिश की। तुम अब जा सकते हो एहसन, और हाँ, मेरा ये पैगाम मुआशरे के हर फर्द तक ज़रूर पहुँचा देना। एहसन लड़खड़ाते कदमों के साथ उठने की कोशिश करते हुए बहुत बार गिरते गिरते बचा और कमरे की दीवारों का सहारा लेते हुए बाहर चला गया। नरमीन ने दरवाज़ा बंद किया और दीवार को गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते नरमीन मेरे अल्लाह, मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा का विर्द करते करते उस मुआशरे को एक खूबसूरत पैगाम के साथ साथ ज़ोरदार तमाचा मारते हुए जहाँ पानी से कूच कर गई। कमरे की दीवारों ने इस नुकसान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और मौसम ने सूरह फातिहा पढ़ी। एहसन अपने घर की जानिब जा रहा था, मगर नरमीन की बातें उसके दिलो दिमाग को ज़ख्मी कर चुकी थी। नरमीन, तवाइफ, मुआशरा, लोग, कोठा नहीं। एहसन ने नरमीन के इस खूबसूरत पैगाम के साथ इजाफा करते हुए लिखा, दर हकीकत तवाइफ और वहशिया नरमीन नहीं, तवाइफ और वहशी मुझ जैसे लोग और मुआशरा है। मैं नहीं जानता आप लोग इस अफसाने से इख्तलाफ करेंगे या मुत्तफिक होंगे, लेकिन ये लिखते लिखते मैं बहुत बार फूट फूट कर रोया हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अल्लाह ताला ने मुझ में एक तवाइफ की रूह फूंक दी है, ताकि मैं इसके दर्द और मुश्किलात को दिल से महसूस करूँ। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।